हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका डीआरबी स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन है। मित्रों, साथियों, आज वैदिक सभ्यता का ये दूसरा एपिसोड लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। कृपया इसी तरह का सहयोग बनाए रखें जिस प्रकार से लोकप्रियता आप प्रदान कर रहे हैं और प्रदान करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो निश्चित रूप से एक दिन बहुत सारे छात्र छात्राओं तक ये ज्ञान गंगा बहेगी, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आइए हम लोग आज ऋग वैदिक काल के बारे में संपूर्ण रूप से खत्म करते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक उत्तर वैदिक काल प्रारंभ करेंगे। मित्रों, तो आइए देखते हैं ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा करें। पहले सारे टॉपिक्स आज ही खत्म करेंगे ऋग वैदिक काल का, तो ध्यान से देखें और सुने। तो मित्रों, राजनैतिक जीवन से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो इनके यहाँ जैसे कि हमने आपको बताया था कि जन का उल्लेख 275 बार हुआ है ऋग्वेद में, जिससे जनपद बनेगा आगे चल के। तो ये जन चूंकि कबीलाई समूहों का एक वो होता था जिसको जन कहते थे, कबीलाई समूह को। तो यहाँ पर मित्रों ऋग्वेद में सबसे जो छोटी इकाई है वो ग्राम है, जिसका अधिकारी ग्रामणी होता था। ग्राम का मुखिया जो होता था गांव का, वो ग्रामणी कहलाता था। जैसे आज प्रधान होते हैं उसी तरीके से वो ग्रामणी होता था। कई गांव जब मिल जाते थे तो एक विस का निर्माण होता था, विस। और विस का जो अधिकारी होता था उसे विसपति कहते थे। लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे मित्रों। विस का जो मुखिया होता था वो विस्पति कहलाता था, और कई विश्वों का समूह जब इकट्ठा होता था तो जन बनता था। और जन का जो मुखिया होता था वो राजन कहा जाता था, राजा कहा जाता था मित्रों। और राजा के लिए वेद में गोप्ता जनस्य शब्द आया है। गोप्ता जनस्य, याद रखेंगे, गोप्ता जनस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजा, चूंकि ये भूमि का स्वामी उस समय नहीं था, इसके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ और अधिकारियों के नाम हैं, उनकी तरफ भी हम संकेत करना चाहेंगे। जिसमें सर्ध व्रात गण बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये क्वेश्चन पूछता है, सर्ध व्रात्य गण ये सेना की इकाइयां थी, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गुप्तचरों के लिए स्पस शब्द आया है मित्रों। स्पस, स्पस गुप्तचरों को कहा जाता था। और न्यायाधीश के लिए प्रश्न विनाक शब्द आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो न्यायाधीश होते थे उनको प्रश्न विनाक कहा जाता था। कुछ पुलिस कर्मचारियों के भी नामों का उल्लेख है जिनके लिए शब्द आया है उग्र, जीव, गृभ। ये पुलिस कर्मचारी आधुनिक भाषा में कहलाएंगे उग्र और जीव, गृभ। तो मित्रों, ये इनकी राजा की अपनी कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं थी जो राजनीति को संचालित करता था। उसके जो ये पार्ट थे ये सब अपने ढंग से संचालित करता था। अगली बात मित्रों, अब यहाँ की हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ऋग वैदिक काल के जो राजनीतिक मंच हैं, जिसमें सबसे प्राचीनतम विदथ सभा समिति। विदथ जिसका हमने उल्लेख किया था पिछले एपिसोड में, 122 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ये प्राचीनतम राजनीतिक संस्था है ऋग्वेदिकारियों की। और दूसरी है सभा। विदथ में ये इस प्रकार से जनसभा कह सकते हैं। और सभा जो थी वो वृद्ध व श्रेष्ठ अभिजात वर्ग के लोगों की संस्था थी। और समिति में समिति में आम जनता भाग लेती थी। तो मित्रों, यहां ये याद रखना है कि
स्त्रियों का प्रवेश सभा और विदथ में था किंतु समिति में नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है। सभा और विदथ में ये भी भाग लेती थी किंतु समिति में इनका प्रवेश नहीं था सज्जनों, याद रखना है। दूसरी बात, अब हम इनकी थोड़ी सी सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा कर लें मित्रों। सामाजिक जीवन में क्या बातें हैं, किस प्रकार से ये लोग रहते थे, क्या खाते पीते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, पशुपालन था, गौड़ व्यवसाय कृषि भी था, जिसमें जौ का उल्लेख हुआ है खेती में। तो मित्रों ये लोग जौ से खीर पशौधन बनाते थे। मित्रों खीर पशौधन, जैसे जिसको आज हम लोग खीर कहते हैं, खीर पशौधन था। तो खीर आप हम जानते ही हैं कि खीर में मिठास होती है, मीठा बनाया जाता है। तो मिठास चूंकि उसमें गन्ना का उल्लेख है नहीं, तो उसको मीठा करने के लिए ये लोग जो है उसमें शहद का प्रयोग करते थे। देसी भाषा में मधु कहते हैं, शहद का प्रयोग करते थे। तो इनका खीर पशौधन मुख्य खाद्य पदार्थ था। वैसे ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, लेकिन इसमें जो इनका अनाजी भोजन था उसमें खीर पशौधन इनका प्रमुख खाद्य पदार्थ था। मित्रों समाज में जैसा कि आपने देखा था, 4 वर्णों का उल्लेख हमने किया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण विराजमान थे। दूसरी बात मित्रों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और समाज में जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की दशा के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि स्त्रियों की क्या पोजीशन थी। तो मित्रों इस समय स्त्रियों की दशा अच्छी थी। वैसे समाज जो था पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पे हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि यह ग्रामीण सभ्यता थी और ये पितृसत्तात्मक, इसमें पिता मुखिया होता था, पितृसत्तात्मक परिवार था। फिर भी स्त्रियों की दशा अच्छी होगी, क्योंकि स्त्रियों का बहुत सारा ऐसा कार्य है यहाँ पे दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति में देख रहे हैं आप, अभी विदथ और सभा में भाग ले रही हैं। हालांकि राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं था इनका, किंतु भाग ले सकती थी। स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था, इन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था। बाल विवाह नहीं होते थे मित्रों, बहुत बड़ी बात है, बाल विवाह नहीं था। सती प्रथा का भी संकेत नहीं मिलता है मित्रों, याद रखना है समाज में। दूसरी चीज, इस समय स्त्रियां विवाह में वर का चयन करने के लिए भी स्वतंत्र हुआ करती थी। स्त्रियों की दशा के बारे में जहां तक कहा जाए, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी थी, जिसमें बहुत सारी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, ये विदुषी महिलाएं थी ऋग्वैदिक काल की, विद्वता में अग्रणी थी। मित्रों याद रखना है, ये विदुषी महिलाओं को पूछ लेता है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा। तो हमने आपको बताया सज्जनों की बाल विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा का संकेत नहीं मिलता है। 16-17 साल की अवस्था में विवाह होता था तकरीबन। यहां पर मित्रों एक चीज और मिलता है, ऋग्वेद में नियोग प्रथा का उल्लेख है, जिसको यूं कह सकते हैं जैसे किसी स्त्री का विवाह हुआ है, कदाचित उसका पति मर गया किसी भी कारण से, तो और वो स्त्री को कोई संतान नहीं है, तो अपने देवर के साथ विवाह कर सकती थी संतानोत्पन्न हेतु। और अगर देवर नहीं है तो किसी निकटस्थ संबंधी के यहाँ से उसका संबंध किया जा सकता था, विवाह किया जा सकता था। इसको नियोग प्रथा कहते हैं।
दूसरी चीज मित्रों, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, और दूसरी बात उपनयन संस्कार भी होता था। तीसरी बात, चूंकि शिक्षा पर चल रही है, सामाजिक व्यवस्था में थोड़ी सी शिक्षा का भी मामला आ गया है, तो वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली है उसके अपने कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, आगे चल के आश्रम व्यवस्था, आश्रम शिक्षा प्रणाली, आश्रम पद्धति। प्राचीन काल की ये वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और आधुनिक काल की शिक्षा प्रणाली का थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलना चाहेंगे मित्रों। इस समय गुरुकुल चूंकि जंगलों में हुआ करते थे ज्यादातर, जहां गुरु रहता था और शिष्यों को वहीं पर शिक्षा देता था, तो इनके कुछ अपने नियम कानून थे। गुरु यहाँ पर किसी भी शिष्य से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेता था मित्रों। यहाँ प्रवेश से पहले ही इनके कुछ अपने नियम होते थे जो शिष्यों को बता दिए जाते थे, चाहे वो राजा का पुत्र हो, पुत्री हो, या मंत्री का हो, या किसी व्यापारी का हो, या किसी गरीब घराने का हो। रूल रेगुलेशन सबके लिए एक थे। जैसे कुछ एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। नित्य जो इनकी क्रियाकलाप है उसी में रूल रेगुलेशन का कुछ पॉइंट छिपा हुआ है। ये गुरु सुबह नित्य क्रिया करने के पश्चात किसी वृक्ष के नीचे शिष्यों को शिक्षा देने के बाद, यहाँ की जो शिक्षा है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान देंगे गुरुकुल प्रणाली में क्या है कि जिसको कहते हैं, अगर हम देसी भाषा में कहें, टर प्रणाली। टर प्रणाली से तात्पर्य होता है, जैसे प्राइमरी वगैरह स्कूल में देखें, छोटे बच्चों के लिए क्या होता है कि वो गिनती पहाड़ा पढ़ाया जाता है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। गुरुजी बोलते हैं 1 इकाई, तो सारे बच्चे बोलते हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 3 इकाई, ऐसा। तो उसी प्रकार से गुरु वेदों के मंत्रों को उच्चारित करता था और शिष्य लोग उसको दोहराते थे। इस समय लेखन व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं कि लेखन कार्य नहीं होते थे, किंतु चूंकि वेद अपौरुषेय कहलाते हैं, अमानवीकृत कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये देवकृत है, वेदों की रचना देवताओं ने किया है। तो देवताओं की जो वाणी है उसमें शब्द हैं, उनको लिपिबद्ध करना पाप समझा जाता था, ऐसी मान्यता है। इसलिए उस समय लेखन लिपिबद्ध करना नहीं था, निषिद्ध था। तो उसको क्या करते थे शिष्य लोग, ज्यों का त्यों कंठस्थ कर लेते थे। ये सबसे बड़ी बात है मित्रों। अब जैसे कि 10,462 या कहीं कहीं 630 या 32 श्लोकों की संख्या मिलती है, ऋचाओं की संख्या, तो ऋग्वेद में है। एक वेद की बात कर रहा हूँ, उसको ग्रहण करते थे, याद कर लेते थे। तकरीबन एक वेद का अध्ययन करने में 12 वर्ष का समय लग जाता था मित्रों। तो इस प्रकार से यहाँ पर नित्य शिक्षा देने के बाद गुरु शिष्यों को भिक्षाटन के लिए भेज देता था। शिष्य भिक्षा के लिए जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे। दूसरी चीज, अब वहाँ जाते हैं तो उतना ही इनको भोजन या राशन या अनाज जो भी भिक्षा में लेना है, जितना उस दिन का खर्च है। किसी दरवाजे पर चले गए, यदि उस दरवाजे से कोई स्त्री निकलती है तो उसकी तरफ नजर उठा के ना देखें, अपना थैले में भिक्षा ले चले जाएं। कोई दरवाजे पर गए और वहां बड़े प्यार से कोई बुलाता है, भैया बैठ जाइए, गर्मी पड़ रही है, आराम कर लीजिए, थोड़ा नाश्ता भोजन, तो वहां ऐसा ना करें। चूंकि आराम में शिक्षा कहाँ होगी। आलस्यस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रः, अमित्रस्य कुतो सुखम। मित्रों, तो आलस्य ना करें, आराम करेंगे, खा पी करके सोएंगे तो आलस्य आ रहा है, शिक्षा कहाँ से मिलेगी आपको। तो इस सब चीज़ों को बाकायदे ध्यान से इसकी निगरानी की जाती थी। अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करता हुआ, दुष्कृत्य करता हुआ शिष्य पाया जाता था, तो जैसे आज रिस्टिकेशन होता है, उसी तरीके से उस समय भी रिस्टिकेशन की व्यवस्था थी।
तो भिक्षाटन करने के बाद आएंगे, भोजन पकेगा, शाम का भोजन गुरु ग्रहण कर लेगा। गुरु जो है जब तक सो नहीं जाएगा उसके शिष्य लोग उनके पैर दबाएंगे। गुरु के सो जाने के बाद शिष्य लोग भोजन ग्रहण करेंगे, वो भी निराय जमीन पर, और गुरु के सुबह उठने से पहले उठे रहेंगे, अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त रहेंगे, सब बिल्कुल तैयार रहेंगे अगली शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली है वैदिक कालीन। तो मित्रों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जब एजुकेशन वाले पोर्शन में चलेंगे तो कुछ ढंग सी बातें हैं शिक्षा में, ऋग वैदिक कालीन शिक्षा। तो आगे देखते हैं मित्रों, इनके समाज में जो मनोरंजन के साधन हैं उन पर भी चर्चा कर लें। तो अगर देखते हैं तो रथ दौड़ है जैसे, और पासा भी खेलते थे, मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करते थे। अवसरों पर, विभिन्न अवसरों पर सोम रस का पान करते थे। सोम रस सोम देवता को समर्पित नवा मंडल है, नवा मंडल ऋग्वेद का सोम देवता को ही समर्पित है, और सोम रस का पान करते थे। तो इस प्रकार से मित्रों देख रहे हैं समाज में इनके यहाँ। अब थोड़ा सा पहनावे में अगर हम चलें तो यहाँ पर मित्रों, जैसा कि आपको पता है, भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत था, काबुल कंधार, अफगानिस्तान का बेल्ट जो इधर आपके पश्चिमोत्तर पंजाब में सब संधव प्रदेश का लाया है, फिर गांधार की भेड़ें मशहूर थी, भेड़ों का ऊन मशहूर था। ये लोग ऊनी सूती वस्त्र पहनते थे, और वस्त्रों में ये तीन प्रकार के वस्त्र थे इनके यहाँ। पहला आता है नीबी, नीबी जो कमर के नीचे पहना जाता था। दूसरा वासम जो कमर के ऊपर पहना जाता था। तीसरा अधिवासम जो जिसको आप कह सकते हैं चादर या ओढ़नी टाइप में, जिसको पूरा सर से लेकर के पैर तक ढक लेते थे। तो इस प्रकार के वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे मित्रों। दूसरी चीज हम चर्चा करना चाहेंगे इनके थोड़ा सा धार्मिक जीवन की तरफ। तो यहाँ पर भी धार्मिक जीवन में बहुदेववाद की संकल्पना दिखाई पड़ती है। ऋग्वेद में बहुत सारे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, और जिसमें तीन प्रकार के प्रमुख देवताओं की चर्चा है। एक पृथ्वी स्थानीय देवता है, दूसरे अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, तीसरे द्यू स्थानीय देवता है मित्रों। तो पृथ्वी स्थानीय देवता में पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है। अग्नि है, सोम है, और बृहस्पति है, पृथ्वी है मित्रों। अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र आते हैं, रुद्र आते हैं, पर्जन्य आते हैं, यम आते हैं, अदिति आती हैं, अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। और दिव्य स्थानीय माने आकाश स्थानीय देवताओं में द्यौस है, वरुण है, मित्र है, सूर्य है, सवितु है, पूषण है। पूषण जिनको पशुओं का देवता कहा जाता था, पर्जन्य जिनको वर्षा का देवता कहा जाता था, अग्नि, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, अग्नि। अग्नि जो है वो मानवों और देवताओं के बीच में मीडिएटर थे, मध्यस्थ थे। अग्नि जो है ये देवताओं तक मानवों की बात को ले जाने का कार्य करते थे। मनुष्यों की जो यज्ञ कर्मकांड करते थे उसमें अग्नि की भूमिका थी कि वो उनकी मनोकामनाओं को देवताओं तक पहुंचा करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने का कार्य करते थे मित्रों। तो अग्नि जो है वो मध्यस्थता का काम करते थे। तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर एक देवता है मरुत, जो आंधी और तूफान के देवता है। मरुत याद रखना है आपको। कुछ देवियों की भी चर्चाएं हैं जिसमें उषा है, अदिति है, सूर्या है, अर्ड्यानी जंगल की देवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ड्यानी जंगल की देवी हैं मित्रों। तो इनके धर्म से संबंधित बातें हैं। तो धार्मिक जीवन में बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करते थे, और बहुदेववाद की संकल्पना की गई है। आगे चल करके इस पर चर्चा और करेंगे। बृहद उत्तर वैदिक काल में हम प्रवेश करेंगे मित्रों। दूसरी चीज, इनके व्यापार व्यवसाय की तरफ देख लें तो मित्रों ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख विशाल जल भंडारण के रूप में हुआ है, सागर के रूप में हुआ है। यहाँ पर एक भुज की समुद्र यात्रा का उल्लेख हुआ है। तो जो जलयान के नष्ट हो जाने पर वो अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करते हैं, और वो प्रसन्न होकर के 100 पतवारों वाले जहाज को भेजते हैं और उनकी प्राण रक्षा करते हैं। ऐसा उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। तो याद रखेंगे मित्रों, समुद्र
को जल, विशाल जल भंडार के रूप में यहाँ पर इंगित किया गया है। यहाँ पर मित्रों व्यापार व्यवसाय में क्या है कि जो लेन देन है वो विनिमय के रूप में है, खास करके विनिमय से तात्पर्य है लेन देन। तो विनिमय में ये लोग गाय को प्रयोग करते थे। इस समय जिस जन या कबीले के पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना ज्यादा धनी माना जाता था। जैसे उसको किसी से एक बोरा जौ लेना है तो उसकी कीमत आकी जाती थी, 2 गाय, 4 गाय, 5 गाय, वो 5 गाय दे करके एक बोरा जौ ले लिया या 1 कुंटल जौ ले लिया। इस प्रकार से विनिमय का साधन गाय हुआ करती, गाय ही मुद्रा थी इस समय मित्रों, ये आप याद रखिएगा ऋग वैदिक काल में। दूसरी चीज यहाँ पर व्यापारिक जीवन में बहुत सारे और उल्लेख हैं। तक्षा जो था वो बढ़ई था, वाय जुलाहे थे। यहाँ पर धातु शिल्पियों की भी चर्चा है। आयस धातु का उल्लेख मिलता है, आयस जो धातु थी। तो मित्रों व्यापारियों में पाणी शब्द आया है। पाणी ये अक्सर क्या थे कि कहीं कहीं चर्चा है, लुटेरे भी थे, गायों की चोरी कर लेते थे। गवेषणा शब्द आता है जिसके कारण युद्ध हुआ करते थे मित्रों। और दूसरी चीज युद्ध की बात आ ही गई है तो एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है उत्तराधिकार के लिए, साम्राज्य विस्तार की बात समझ सकते हो उसको, जिसको दासराग युद्ध कहते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दासराग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। जो परुष्णी नदी, परुष्णी जिसको रावी नदी के नाम से जानते हैं, परुष्णी नदी के तट पर युद्ध हुआ था और इसमें भारतों के राजा सुदास थे और जो 5 जनजातियों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अनिल, पक्ष, फलानस, शिव, विषाणिन, ये 5 जनजातियां युद्ध में भाग ली थी। और इनके गुरु जो थे, पुरोहित थे, वो विश्वामित्र थे और भारतों के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। घमासान युद्ध हुआ ऐसा उल्लेख है जिसमें भारतों के राजा सुदास विजयी हो गए। और भरत जन कबीले के विजयी हो जाने के कारण ऐसा कहा जाता है ये जो देश भारत है, भारत का नाम इसी भरत जन कबीले के कारण पड़ा भारत, ऐसी मान्यता है, ऐसा उल्लेख है, ऋग्वेद में चर्चा है। मित्रों यहां पर कुछ शब्दावलियां और हैं, क्योंकि भूमि जो है इसको उर्वरा या क्षेत्र कहते थे, भूमि को, या उर्वरा को जुता हुआ खेत कहते थे। हल के लिए शब्द आया है लांगल, कृषि करने के लिए हल के लिए शब्द आया है ऋग्वेद में लांगल। बैल के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग हुआ है, इंपॉर्टेंट है मित्रों। करीस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है करीस क्या थी? ये गोबर की खाद है मित्रों, करीस गोबर की खाद है। सीता शब्द पूछा जाता है क्या थी? हल से बनी हुई नालियों को सीता कहा जाता था। कुआं के लिए शब्द आया है अवतु, अवतु कुआं कहा जाता था। मित्रों यहां पर थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे गाय के लिए, जिसको अभी हमने कहा था कि ये मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती थी। गाय को अघन्या कहा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ना मारा जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, अघन्या से तात्पर्य है जिसको मारा ना जाए, इसलिए गाय को अघन्या कहा गया है। इस पर कभी कभी अष्टछिद्र से बना दिए जाते थे, जिन्हों अष्टकरणी कहा जाता था गाय को, गाय के लिए। और मित्रों इनका जो थोड़ा सा हम और चर्चा करना चाहेंगे, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतिमा से संबोधित किया गया है। नदियों में उत्तम सरस्वती, हालांकि सबसे ज्यादा उल्लेख ऋग्वेद में सिंधु नदी का है। नदी सूक्त में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है मित्रों, जिसमें सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। सरस्वती को नदीतिमा कहा गया है मित्रों। और दृषद्वती और सरस्वती का जो मध्य क्षेत्र था, इसके लिए शब्द आया है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त कहाँ कहा गया है? तो ये 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र है, दृषद्वती और सरस्वती। व्यास नदी के लिए एक शब्द आया है दिपासा।
बिपाशा व्यास नदी को कहा गया है। मित्रों याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज काफी चीजें देखा ऋग्वेद में, इनके समाज के बारे में, इनकी राजनीतिक दशा के बारे में, इनके आर्थिक जीवन के बारे में और व्यापारिक जीवन के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चूंकि कृषि गौण था व्यवसाय इनका, फिर भी जल मार्ग से कुछ यात्रा का वृतांत मिला जिसका उल्लेख अभी हमने किया था। और कुछ शिक्षा पर हमने चर्चा किया, इस समय की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, हल्का सा, जहाँ पर वेदों की शिक्षा दी जाती थी। मित्रों ऐसा कहा जाता है कि एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष का समय लगता था। तो मित्रों कभी कभी कोई शिष्य ऐसे होते थे जो चारों वेदों का अध्ययन करते थे, जिसके लिए आदित्य शब्द आया है। चारों वेदों के ज्ञाता आदित्य कहलाते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक रहा मित्रों, आज का जो ये एपिसोड रहा, आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। ज्ञानवर्धक बातें हुई और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की ये भारत की राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा हुई। और मित्रों यहाँ पर हम आपको बता दें थोड़ा सा, ये आर्य लोग डायरेक्शन है भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, ये बेल्ट यहाँ के इर्द गिर्द आकर के लगभग बसे थे। जब हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेंगे मित्रों तो इनका विस्तार और आगे होगा, और आगे होगा। हालांकि विंध्य पर्वतमाला जो साउथ एक्सटेंशन है भारत का, दक्षिण भारत है, उस तरफ इनकी पहुंच अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी हम आगे चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पर हिमालय की चर्चा है ऋग्वेद में, हिमालय की एक छोटी मुजवंत का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। तो इस तरीके से हम अब उत्तर वैदिक काल में जब प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा इनके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत सारे राज्य आएंगे, कुरु है, पांचाल है, इन सब का उल्लेख होगा और विदेह का उल्लेख होगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था मित्रों ऋग्वैदिक काल का, वो हमने काफ़ी कुछ कवर करने का प्रयास किया है और डायरेक्शन में दिया है। और एक बात याद रखना मित्रों, भारत पर जब भी कोई विदेशी आया है, इसी डायरेक्शन से आया है, पश्चिम और उत्तर डायरेक्शन से। मित्रों याद रखना है आपको, इसी एरिया से आए हैं भारत में, जब भी प्रवेश किए हैं तो यहाँ से इधर से इनका प्रवेश हुआ है, मलेशिया से, यहाँ से ऐसे अपना प्रवेश कर गए पशु चारेगाह की तलाश में, और आकर के यहाँ पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो आज का टॉपिक मित्रों कैसा लगा, कितनी जानकारी आपको मिली, निश्चित रूप से इस पर चर्चा करना है, बताना है आपको। आर्य माने श्रेष्ठ शब्द, हालांकि ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है मित्रों, याद रखना है। ऋग्वेद में कुल 1,53,972 शब्द हैं, 1,53,972 शब्द हैं, जिसमें आर्य शब्द 33 बार आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जानते रहना है। तो मित्रों निश्चित रूप से आप बहुत ही पॉइंटेड बातें हम लेके आए थे ऋग्वेद से संबंधित, जो आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। इसको आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आज का एक एपिसोड वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।